सर तो पैनल की कैपेसिटी भी तो बढ़ानी पड़ जाएगी, अगर मान लीजिए अगर ड्रॉपलेट वगैरह फॉर्मेशन करेंगे। नहीं नहीं नहीं, कैपेसिटी इसलिए नहीं बढ़ानी पड़ेगी बेटा कि हमें क्या करना है, हमें टेम्परेचर उसका मेंटेन करना है अराउंड 25 डिग्री। आपको पता है कि एसटीसी कंडीशन क्या बताता है, स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशन, कि पैनल का टेम्परेचर अगर 25 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होगा तो उसकी परफॉर्मेंस बेटर होगी, ठीक है। और इरेडिएशन 1000 होनी चाहिए वाट पर। तो हमें क्या करना है, अगर हम ड्रॉपलेट फॉर्म में देंगे तो वो किसी आपके एरिया को कवर नहीं करेगा। जैसे क्या होता है, आपने वो डीजल इंजन का पढ़ा है, डीजल इंजन में क्या होता है, स्प्रे फॉर्म में वो आपका डीजल इंजेक्ट होता है और हॉट एयर आता है और उसमें वेपर में बन जाता है, होता है ना। तो जैसे ही हम ड्रॉपलेट फॉर्म में उस पर डालेंगे पैनल में, मिस्ट माने छोटे छोटे ड्रॉपलेट के फॉर्म में, जब पैनल पे पड़ेगा तो वो क्या करेगा, डायरेक्ट, ऑलरेडी हमारा पैनल हीट अप है, वो क्या करेगा, वहां से हीट को ऑब्जर्व करेगा, हीट को ऑब्जर्व करेगा, वो वेपर बन के निकल जाएगा, हीट वेपराइज हो जाएगा। वेपोराइज होगा, वो वहां पे रुकेगा नहीं, फिल्म बनाएगा नहीं जो इरेडिएशन को कम। हाँ। तो हमारा मेन मोटिव है कि इरेडिएशन कम नहीं होना चाहिए, टेम्परेचर हमें कम करना है, ठीक है। जैसे आपका घर में पानी ठंडा होता है ना, सेम कंसेप्ट हम यहाँ पे, तो एक तो ये कर रहे हैं, दूसरा मैं अपने पीएच रिसर्च में क्या कर रहा हूँ कि हम वो फेज चेंज मटेरियल यूज कर रहे हैं, दोनों के एनालिसिस करना है। फेज चेंज मटेरियल क्या होता है, पीसीएम होता है कि कंपाउंड होता है, जैसे आपका मोमबत्ती होता है ना, आपने वैक्स सुना है, मोमबत्ती, आप उसको जलाइए, जब यस सर। ज्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, जब टेम्परेचर घटेगा तो फिर क्या हो जाता है, अपना हीट रिलीज करके वो फिर है सो सॉलिड बन जाता है। तो उस तरह के फेज चेंज मटेरियल यूज करके फिर उसको देख रहे हैं कि कितना टेम्परेचर ये ड्रॉप कर सकता है, कितना इफिशियंसी इंप्रूव होगा। अभी तक जो ये एनालिसिस है, अभी तक हमने कुछ काम किया है, वाटर कूलिंग में 3 से 4% के आसपास इफिशियंसी इंक्रीज कर रहा है। तो बहुत बड़ी एक यानी कि हमारे लिए अचीवमेंट हो जाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ जब 100 गीगावाट बन रहा है और सपोज दैट अगर हमने इस चीज को प्रूव कर दिया कि 3 to 4% इफिशियंसी इंक्रीज कर रहा है, जहाँ पे 7% इफिशियंसी मिल रहा है वहाँ पे 10 अगर मिलने लगे तो बहुत ज्यादा यानी कि अचीवमेंट हो जाएगा हमारे। आज के यस। डेट में हमारा इंडिया क्या है, यानी कि ह्यूज कैपेसिटी लगने जा रहा है सोलर फोटोवोल्टेइक सिस्टम। तो ये चीजें हम कर सकते हैं। और सबसे मेजर इशू हम दोनों ही ये सारा जो हम एक्सपेरिमेंट करेंगे पोली में और मोनो दोनों में कर रहे हैं, दोनों में कंपेयर कर रहे हैं कि किसमें ज्यादा वेरिएशन। एक तो देखा मैंने कि टेम्परेचर के साथ किसमें ज्यादा वेरिएशन हो रहा है, पोली में हो रहा है या मोनो में हो रहा है, और ये माना गया है कि मोनो में ज्यादा होता है वेरिएशन, पोली में उससे कम है लेकिन पोली में वेरिएशन होता है, मोनो में ज्यादा लॉस होता है। तो वो दोनों के कंपेरेटिवली एनालिसिस के साथ हम ये दो चीजें, पीएचडी का यही मेरा पूरा पार्ट है जिसपे मैं कर रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि टेम्परेचर जो है वो मेजर इशू है हमारे कंट्री के लिए, जो ये इसका इफिशियंसी को डिक्रीज करा रहा है। आप जाएंगे लेह लद्दाख वगैरह ऐसे जगह पे जाएंगे, वहां पे आपको इफिशियंसी प्रॉपर मिलेगा, क्योंकि वहां पे टेम्परेचर उससे ज्यादा बढ़ता ही नहीं, कभी है लो ही जाता है, कभी भी 15 डिग्री सेंटीग्रेड से आप देखेंगे नहीं कि उधर का टेम्परेचर ज्यादा होगा। इसीलिए माना है कि लेह लद्दाख इज द वन ऑफ द बेस्ट प्लेस फॉर द सोलर फोटोवोल्टिक सिस्टम इन इंडिया, ठीक है। इससे आगे चले, यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को? जी सर। जी सर। प्रोजेक्ट करने के लिए तो ढेर सारी चीजें, आओ तुम लोग करो। अभी इस पे एक पेपर मैंने डाला था, उस पे जो फोटोवोल्टिक सिस्टम है इसका एनर्जी एंड एक्सर्जी एनालिसिस टेम्परेचर वेरिएशन के साथ दिखाया था कि कैसे इसका एक्सर्जी ऐसे लॉस हो रहा है टेम्परेचर के साथ। उस पे एक पेपर निकाला, टेलर फ्रांसिस पे था। तो इस पे चाहे तो हम लोग बहुत काम कर सकते हैं, काम कर ही रहे थे कि ये लॉकडाउन हो गया, 2-3 डेटा लिए थे। अभी टेम्परेचर के साथ ये दिखा रहे थे कि कैसे वेरी कर रहा है, क्योंकि अभी अप्रैल मेन जो है मार्च से लेके आपको सितंबर तक दिखेगा वेरिएशन, टेम्परेचर वेरी करता है ना। तो ये आप कभी भी डेटा ऐसे नहीं कि टेम्परेचर लेके आप दे सकते, फरवरी वगैरह में आपको वेरिएशन दिखेगा ही नहीं। तो अभी ही हमने शुरू किया था इसका डेटा लेना, और डेटा लेके बस उसमें वो वेरिएशन दिखाना था कि पहले हमें ये दिखाना था टेम्परेचर के साथ दिस मच परसेंट जो है एनर्जी इफिशियंसी डिक्रीज कर रहा है। अब फिर हम उसको कूलिंग करके दिखाते हैं कि इस कूलिंग के थ्रू हमने इतना इफिशियंसी बढ़ाया। तो अभी चल ही रहा था काम कि लॉकडाउन हो गया। सर चलिए कूलिंग का डिसएडवांटेज भी तो होगा, हाँ, कूलिंग से जो स्प्रे करेंगे सोलर पैनल पे उसका डिसएडवांटेज भी तो होगा कुछ। डिसएडवांटेज नहीं है बेटा उसमें, क्यों नहीं, इसलिए डिसएडवांटेज नहीं है कि देखो सबसे मेन डिसएडवांटेज क्या होता है कि अगर आप लिक्विड उस पर सप्लाई कर रहे हैं तो इरेडिएशन की इंटेंसिटी कम हो जाएगी। कब कम होगी, जब उस पर आप एक लेयर ऑफ वाटर सप्लाई करेंगे तब। जैसे कि हमने ऊपर से पानी डाला और एक लेयर बना दिया, कंटिन्यूस फ्लो हो रहा है तब। लेकिन हमने क्या किया, कंटिन्यूस फ्लो नहीं बना रहे हैं, हम वाटर को जो सप्लाई कर रहे हैं इन द ड्रॉपलेट फॉर्म में,
तो वो टिकेगा ही नहीं वहां पे, वो जाएगा हीट ऑब्जर्व करेगा निकल लेगा। बेटा अब चैट हाउस में मत डालो, आपने पहले अगर डाल रखा है तो अब डालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो वो होता क्या है कि फिल्म अगर बन जाएगा तो इंटेंसिटी है, जितना थिकनेस होगा वाटर के लेयर का उतनी उस रेस्पेक्ट में रेडिएशन क्या हो जाएगा, कम होगा। तो हम वो नहीं कर रहे हैं, हम उसको ड्रॉपलेट फॉर्म में दे रहे हैं। यही तो रिसर्च है, आप करके देखो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, क्या है वो, उसको एक्सपेरिमेंटली आप फाइंड आउट करोगे तो पता चलेगा कि बढ़ रहा है कि घट रहा है, क्या होगा। आप फिल्म भी दो और ड्रॉपलेट भी दो, दोनों में सर बताओ। ड्रॉपलेट फॉर्म में भी आप डालेंगे सर अगर उसके ऊपर, तो वो एक लेयर बना लेगा पैनल के ऊपर, जिससे आपको सफाई करनी होगी। और नहीं अरे नहीं बना पाएगा, ज्यादा वो हीट लेयर बनेगा भाई। वो वेपोराइज हो जाएगा ना बेटा, रुकेगा ही नहीं वो जैसे ही जाएगा ना वो सरफेस पे पहुंचने ही वाला होगा कि वो हीट इतना ऑब्जर्व कर लेगा कि वो वेपोराइज होके निकल जाएगा, तो वो पहली कवर बात नहीं है। एम्बियंट से ज्यादा टेम्परेचर होता है पैनल का है, हाँ तो एम्बियंट से ज्यादा ड्रॉपलेट होता, बनेगा, मतलब आप जैसे ही वहां ड्रॉपलेट पे जाएगा ड्रॉपलेट ना रुकेगा ही नहीं। हाँ, इजीली वहां ऑब्जर्व कर वेपराइज लेगा हो हीट, जाएगा वो। निकल जाएगा। यही तो दिमाग लगाया है इसमें, मिस्ट जो कूलिंग कर रहे हैं इसीलिए कर रहे हैं। हमने लेयर कूलिंग पे तो ऑलरेडी लोगों ने काम कर रखा है, जो फिल्म में एक वाटर का लेयर उसमें सप्लाई कर दिया, लेकिन उससे क्या होता है रेडिएशन कम हो जाता है, परफॉर्मेंस स्लाइटली है सो इंक्रीज तो करता है कूल डाउन होने की वजह से, लेकिन उतना नहीं इंक्रीज करता जितना इंक्रीज करना चाहिए। तो मोटिव क्या है, हमें टेम्परेचर को मेंटेन करना है 25 पे, ठीक है। तो अब उसको एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं कि दोनों में मिस्ट वाला ज्यादा बेटर है या फिर लेयर वाला बेटर है। फिर हम पीसीएम यूज करके देखेंगे। पीसीएम क्या होता है कि बैक साइड में पैनल को लगा दिया जाता है, बैक्स टाइप का मटेरियल होता है, आपने उसको क्या किया बैक साइड में लगा दिया। जब पैनल का टेम्परेचर इंक्रीज होगा, जैसे बढ़ेगा, वो बैक्स क्या होगा उस हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा, लेटेंट हीट उससे, और क्या करेगा उसके टेम्परेचर को मेंटेन रखेगा पार्टिकुलर टेम्परेचर पे, जब जब तक ये पूरा मेल्ट नहीं होगा। जब पूरा मेल्ट हो जाएगा तब क्या करेगा, उसके बाद है सो जैसे ही शाम होगा और उसका टेम्परेचर अगर घटने लगेगा तो फिर ये क्या करेगा अपना हीट वो है सो लूज कर देगा, फिर वो सॉलिडिफाई हो जाएगा। तो पीसीएम भी यूज कर रहे हैं, उसमें देख रहे हैं कि दोनों में से किसमें पैराफिन वैक्स जो है वो यूज करेंगे, देखते हैं दोनों में से कौन बेटर है। तो इसी पे है सो रिसर्च कर रहे हैं हम कि कौन सा बेटर होगा दोनों में से। तो दोनों ही पैनल पे यूज कर रहे हैं, पोली पे भी कर रहे हैं और मोनो पे भी कर रहे हैं। अब इसमें दोनों में वेरिएशन दिखाएंगे कि किस में ज्यादा वेरिएशन दिख रहा है, पोली में ज्यादा दिख रहा है कि मोनो में दिख रहा है। हमारे यहाँ तो ज्यादा पोली होता है यूज, लेकिन जब रिसर्च होता है तो दोनों को देखा जाता है कि किस में ज्यादा ये चीजें किया जा रहा है। तो इसी पे कर रहा हूँ मैं अभी। तो सिर्फ हम टेम्परेचर के साथ वेरिएशन निकाले हैं, ये कैसे एफिशिएंसी डिक्रीज कर रहा है, इस पे एक पेपर लिखा है। अब ये प्लान था कि टेम्परेचर के साथ एफिशिएंसी वेरिएशन के साथ साथ मिस्ट कूलिंग भी उसमें इंक्लूड करना है, लेयर कूलिंग, फिल्म कूलिंग, मिस्ट कूलिंग और पीसीएम, ठीक है। फिर दोनों में कंपेयर करना है, तो 3-4 पेपर निकल जाए तो हो गया पीएचडी, वही काफी है, ठीक है। अब आइए, अब हम लोग देखते हैं कि बीओसी के आपने देखा था डेटा कितना बता रहा था कि इतना परसेंट है सो इसका बीओसी डिक्रीज होता है। इसका एक्चुअल बीओसी कितना अभी दे रखा है 44.6 डिग्री सेंटीग्रेड। जितना भी आप पैनल लेने जाएंगे, जो डेटा आपको बैक साइड में दिखाता है वो स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशन पे होता है, वो एक्चुअल कंडीशन नहीं होता है। मैंने पहले भी आपको बताया है कि ये जितने भी डेटा दे रखा है वो एसटीसी पे, यहाँ पे देखिए ये लिख रखा है, आपको पैनल में नहीं लिखा होगा कि एसटीसी पे है, आपको समझना है ये डेटा दे रखा है इसका मतलब ये एसटीसी पे ही है, ठीक है। मैंने आपको पहले बताया था, एक एग्जांपल दिया था कि अगर आप 4 व्हीलर 2 व्हीलर लेने जा रहे हैं तो एक्सपर्ट राइडर क्या करता है, एक्सपर्ट राइडर जो है उसको पता है कि कितना एक्सीलेटर देना है, कितना कहाँ क्लच लेना है, क्या लेना है, तो मैक्सिमम आउटपुट निकालता है कि इतना का माइलेज ये दे रहा है। लेकिन आप हम जब चलाएंगे गाड़ी को तो उतना माइलेज नहीं देगा, उतना वो उसकी 1 लीटर में आपकी गाड़ी नहीं चलेगी, ठीक है। सेम उसी तरह से ये है डेटा, ये एक स्टैंडर्ड कंडीशन पे बताता है जहां पे मैक्सिमम परफॉर्मेंस होता है पैनल का, वो कंडीशन है। लेकिन एक्चुअल आपको देखना है तो आपका जो एम्बिएंट का टेम्परेचर, आपका जो पैनल का टेम्परेचर जितना ग्रो करता है उस पर कैलकुलेशन करना होगा। ये देखिए यहाँ पे ओपन सर्किट वोल्टेज 44.6 वोल्ट दे रखा है, तो अब हम इसके लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो ये क्या बोल रहा है कि ओपन सर्किट वोल्टेज 0.34% पर डिग्री सेंटीग्रेड डिक्रीज करता है, तो 70 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए हमें इसको माइनस करके निकालना पड़ेगा, तो वो कैलकुलेशन अब देख रहे हैं हम। ये देखिए ये हमने निकाला ये। अब यहाँ पे बीओसी अगर 10 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे और ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड अगर वेरी कर रहा है तो अब यहाँ पे क्या क्या देखो, यहाँ पे उल्टा ले लिया है। यहाँ पे देखो 1 मिनट,
VOC ऑफ द मॉड्यूल एट 10 डिग्री सेंटीग्रेड, हम 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे निकाल रहे हैं ये। मतलब यहाँ पे क्या क्या था, जब टेम्परेचर बढ़ गया है तब निकाला है, ठीक है। यहाँ पे क्या कर रहा है, जब टेम्परेचर घट गया है तो। अब इसमें कंफ्यूज मत होना कि सर वहां पे तो 70 माइनस 25, यहाँ पे 10 माइनस 25। अगर इस कंडीशन के लिए आप निकालेंगे तो वहां भी 70 माइनस 25 ही होना चाहिए। इस कंडीशन के लिए आप देख रहे हैं तो यहाँ पे 10 इसलिए लिया है कि यहाँ पे क्या कंसीडर किया कि टेम्परेचर जो है वो घट गया कितना, 10 डिग्री सेंटीग्रेड। अभी जो देख रहे हैं मॉड्यूल का टेम्परेचर 25 पे ये है, अब ये कंडीशन लिया है कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड है। अगर ये 70 लेगा, अगर ये 70 लेगा तो फिर क्या होगा, ये 70 माइनस 25, तो ये जो क्वांटिटी ये घटना चाहिए था, कम आता, लेकिन ये क्या कर रहा है, ज्यादा आ रहा है। तो ये वेरिएशन लिया है। अगर आप सेम केस के लिए लेंगे, ऊपर वाले केस के लिए, तो ये 70 माइनस 25 होना चाहिए, न कि 10 माइनस 25 होना चाहिए। अगर सेम लेंगे, VOC निकाल रहे हैं, तो यहाँ 70 माइनस 25 जैसे है, वहां भी क्या होना चाहिए था, 70 माइनस 25। लेकिन इसमें क्या किया है, आपको ये वेरिएशन दिखाया है कि अगर आपका लो टेम्परेचर पे है तो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ बढ़ रहा है, ये बढ़ गया, ठीक है। यहाँ पे लिख दिया है कि VOC ऑफ द मॉड्यूल एट 10 डिग्री सेंटीग्रेड। जब मॉड्यूल का टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड तो VOC कितना आ गया, इतना आ गया। सिमिलरली अगर ज्यादा होता तो निकालते हम उसी तरह से, उसमें माइनस होता वो घट जाता, ठीक है। क्योंकि हम जानते हैं कि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो VOC क्या होगा, घटेगा। जब टेम्परेचर घटेगा तो VOC क्या होगा, बढ़ेगा। आप देखिए यहाँ पे VOC बढ़ रहा है, ठीक है। अब क्या बता रहा कि इन्वर्टर का मैक्सिमम इनपुट वोल्टेज, ओपन सर्किट वोल्टेज कितना है, तो इन्वर्टर का वोल्टेज 1000 वोल्ट है। अब आप इससे डिवाइड कर दिए तो कितना है, 21.33 मॉड्यूल मैक्सिमम इन सीरीज। ये क्या होना चाहिए, इससे ज्यादा आपका 21.33 मतलब 21 मॉड्यूल है, ठीक है। इससे ज्यादा आप मॉड्यूल को, हाँ बेटा शुभम बताओ। सर ये सर 10 डिग्री हुआ है मॉड्यूल का, तो फिर टेम्परेचर तो एम्बिएंट कम होना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, ये देखो अब क्या है कि हमारा एम्बिएंट का टेम्परेचर मैक्सिमम और मिनिमम दोनों होता है। जनवरी के महीने में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कम हो जाए। गर्मी के महीने में क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। अब VOC, अब हम क्या कर रहे हैं, इन्वर्टर के लिए डिजाइन कर रहे हैं। हमारा इन्वर्टर का मैक्सिमम इनपुट वोल्टेज कितना है, 1000 वोल्ट है, ठीक है। अगर हम इसमें 70 डिग्री सेंटीग्रेड मैक्सिमम कंडीशन लेते तो ये वोल्टेज क्या होता, घटता ही ना, ये वोल्टेज कम हो जाता। लेकिन हमें क्या करना है, ये वोल्टेज मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा जो है उसके लिए कंडीशन निकालना है। तो अगर जनवरी में 10 डिग्री सेंटीग्रेड हो रहा है टेम्परेचर, तो मिनिमम के लिए वैल्यू निकाला है, या अगर बढ़ के जाएगा तो कितना होगा, इतना ही तो होगा, ठीक है। और उसको 1000 से डिवाइड किया तो ये मतलब, अगर हम इसको 70 माइनस ये करते हैं, ठीक है, तो ये क्वांटिटी आपका घट जाता, ये क्वांटिटी घट जाता, घटता ना। इसको जब डिवाइड करते तो ये ज्यादा वैल्यू आता, और ये ज्यादा वैल्यू जब आता तो ठंडी के दिनों में क्या होगा, ये जो कैपेसिटी है उससे बियॉन्ड हो जाएगा, ये मॉड्यूल का पावर होगा ना, ओपन सर्किट वोल्टेज जो हो जाएगा वो ज्यादा हो जाएगा ठंडी के दिनों में। तो ठंडी के दिनों में आपका इन्वर्टर काम नहीं करेगा। गर्मी के दिनों में जब 70 डिग्री सेंटीग्रेड होगा तभी काम करेगा, क्योंकि 70 से नीचे अगर 50 डिग्री सेंटीग्रेड भी हो रहा है तो भी ये वैल्यू ज्यादा आएगा। तो इसीलिए थ्रेशोल्ड वैल्यू सबसे मिनिमम वैल्यू पे निकाला है कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे जितना मैक्सिमम आ सकता है उसके रेस्पेक्ट में निकालो। अगर इस वैल्यू पे हम निकाल लिया तो ये हमारा 10 डिग्री से 70 डिग्री तक काम करेगा, समझ रहे बात को, इसीलिए ये मिनिमम पे निकला है। तो ये निकाल लिया। अब ये जब निकाल लिया तो ये हमें पता चल गया कि इतना ये सीरीज में होनी चाहिए, इससे ज्यादा आपका इन्वर्टर लोड नहीं लेगा। ये हमने इन्वर्टर के लिए कनेक्शन निकाला। ये क्या निकाला था इससे पहले वाले में, इससे पहले ये वाले में ये निकाला था कि कितना मॉड्यूल जो है आपका सीरीज में होना चाहिए, 12 मॉड्यूल सीरीज में होना चाहिए, ठीक है। अब ये क्या बता रहा है, ये किसके अनुसार, MPPT स्टार्टर वोल्टेज, इन्वर्टर वोल्टेज जो है 350 वोल्ट उसके अनुसार, ठीक है। अब ये किसके अनुसार बता रहा है कि इन्वर्टर मैक्सिमम इनपुट वोल्टेज, ओपन सर्किट इनपुट वोल्टेज, ओपन सर्किट क्या है, आइडियल है ना, ये क्या है आपका एक्चुअल है। Vmax जो है आपको उस दिन बताया था कि Pmax Vmax, MPPT क्या करता है कि मैक्सिमम आउटपुट कितना देगा वो होगा, ठीक है। एंड ओपन सर्किट वोल्टेज शॉर्ट सर्किट करंट क्या बताता है कि आइडियल वैल्यू कितना होगा। आइडियल वो एक्चुअल में देगा नहीं, वो ऐसा क्यों नहीं देगा, क्योंकि फील फैक्टर से आप मल्टीप्लाई करेंगे उतना क्या है, फील फैक्टर लॉस करा रहा है, तो देगा तो ये इतना ही, लेकिन आइडियली ये कितना शो कर रहा है 1000,
ये जो आप देख रहे हैं इन्वर्टर का एक्चुअल कैपेसिटी कितना है 350 वोल्ट मैक्सिमम एमपीपीटी जो ट्रैक कर रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आप इसका आइडियल वैल्यू देखेंगे इन्वर्टर का जो वोल्टेज ओपन सर्किट वोल्टेज जो कितना है वो आपका 1000 वोल्ट है। तो इसीलिए हमने आइडियल वैल्यू से ही डिवाइड किया। ये बीओसी क्या है, हमारा आइडियल वैल्यू ही तो है, तो इसी से हमने डिवाइड किया। तो ये आइडियल वैल्यू क्या बता रहा है कि 21.3 माने 21 मॉड्यूल, और एक्चुअल वैल्यू कितना बता रहा है हमारा ये 12 मॉड्यूल। तो अब आइए उसके बाद आगे देखते हैं। अब मॉड्यूल का जो है ये आप देखिए, ये आपका दे रखा है कि बीएमपी 300 वाट के लिए। अभी तक हम लोग 350 के लिए कैलकुलेशन कर, ये है आपका 300 वाट। इससे पहले वाले हमने 350 वोल्ट के लिए किया था, ठीक है। वाटेज तो इसका सेम ही है, 300 है वाटेज, ये आपका वोल्टेज है, ठीक है। अब आ जाइए इसमें मॉड्यूल, ये आपने निकाल दिया ये। अब ये देखिए, अब जो है ये कि पी मैक्स, ये मैक्स में ये कितना बताया कि 43% ये डिक्रीज होगा। तो अब ये भी एमपीपी निकाला, तो ये आपका निकाला 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे निकाला, जब घटेगा तो ये दिस मच आया, ठीक है। अब इससे 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये आया। अब इसको निकाला कि इफ वी कनेक्ट 21 मॉड्यूल इन सीरीज, अभी हम निकाला था ना 21 इसके रिस्पेक्ट में, तो उसके अनुसार ये बताया कि अगर 21 मॉड्यूल का हमने सीरीज में कनेक्ट किया तो इसको डिवाइड मल्टीप्लाई कर दे कितना होगा 807 वोल्ट। और तो इसका मतलब है विच इज नॉट बिटवीन दिस मच एंड दिस मच, 350 to 800 के बीच नहीं है। इसका मतलब ये इन्वर्टर जो है आपका आउट ऑफ रेंज आएगा, एमपीपीटी रेंज ऑफ इन्वर्टर। ये इन्वर्टर का एक रेंज है, और ये जो कैलकुलेशन आ रहा है वो 7 वोल्ट ज्यादा आ रहा है। इसका मतलब एक मॉड्यूल यहाँ से कम करना पड़ेगा। ये आपका रेंज कहाँ से आ गया, तो ये रेंज आपके इन्वर्टर पे लिखा होगा। ये आप रेंज जो देख रहे हैं 350, आपने 70 डिग्री पे निकाल लिया था कि 300, ये 350 इन्वर्टर एमपीपीटी, ये इन्वर्टर पे लिखा होगा आपको। देखिए ये लिखा है ना 350 to 800 वोल्ट, है ना लिखा हुआ। तो जो आपका कैलकुलेशन आना चाहिए मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर पे, वो बताएगा कि मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम टेम्परेचर पे ये, और मिनिमम टेम्परेचर पे इससे ज्यादा नहीं जाना चाहिए, अदरवाइज ये इन्वर्टर काम ही नहीं करेगा। तो वही चीजें निकाल के वहां पे दिखाया। 10 डिग्री सेंटीग्रेड मिनिमम टेम्परेचर पे जब निकाला था 21 आया। अब 21 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 807 वोल्ट आ गया। इसका मतलब है कि 21 मॉड्यूल लगाने से ये आउट ऑफ रेंज जा रहा है, तो इसका मतलब एक मॉड्यूल एक कम होगा। आप 20 से मल्टीप्लाई कीजिए तो ये आपको इस रेंज में आ जाएगा। तो इसलिए क्या बोला, सो चूज 20 मॉड्यूल इन सीरीज, 20 मॉड्यूल को आप सीरीज में रखिए, ठीक है। तो इस तरह से आपको इन्वर्टर के लिए जो स्पेसिफिकेशन दे रखा होगा आपको कैलकुलेशन करने पड़ेंगे कि कितने सीरीज में होंगे एंड कितने पैरेलल में। अब थोड़ा सा एक चीज देखना, यहाँ पे ये कंफ्यूज नहीं होना कि सर पहले तो आपने 12 निकाला फिर आपने 21 निकाला, ठीक है, 20 निकाला, दोनों में क्या डिफरेंस है। तो बेटा 12 जो हमने निकाला वो मैक्सिमम टेम्परेचर पे निकाला, जो इसका मिनिमम वैल्यू कितना दिखा रहा था 350। तो इसके लिए हमने मिनिमम रेंज ले लिया कि 12 मॉड्यूल। 350 के लिए मैक्सिमम रेंज कितना था 800 था, ठीक है। तो 800 के लिए अजय चौहान, एक मिनट में आपको हेमंत हाँ बोल नहीं रहे हो तुम? हेमंत साइलेंट मोड में हो क्या? बोलो। हेमंत बोलो। अलग ही हेमंत लेटा हुआ है बेड पे। तुमको भी लेटना है क्या उसके साथ? अरे अक्षर तुम क्यों भड़क गए, तुम लेटे हुए थे। हाँ? अक्षर हेमंत तुम के क्यों साथ भड़क लेटा गए? हुआ है। हम बढ़ भाई गएगा बैठे ना, हुए इसका हैं। रूम पार्ट कर रहा है। और हाँ जी चलिए हाँ? अक्षतवा गाना गा रहा था हेमंत के लिए। गाना गा रहे थे? भारद्वाज हाँ अबे तो गाना प्यार गाओ भाई, है। अर्थ क्या?
तुम प्यार है किसी और का, तुम चाहता कोई और है। हाँ हाँ हाँ। गाना खोज के तो निकालते हो भाई, कहाँ से निकालते हो? दर्द है ना अंदर। हेलो, बेटा सर रिकॉर्ड में सुन लेंगे दोबारा, टेंशन मत लो। क्या हाँ? रिकॉर्ड में? हाँ रिकॉर्डिंग हो रहा है, रिकॉर्ड होता है भाई। ये सब जाएगा तुम्हारे पास भी, हम भी सुनेंगे। चलो ठीक है। तो ये कंफ्यूज मत होना कि ये 12 मॉड्यूल्स पहले निकला फिर 21 मॉड्यूल। ये क्या है, मिनिमम रेंज जो आपका इन्वर्टर का रेंज दे रखा था ना 350 से 800, तो 315 मिनिमम वोल्टेज पे ये 12 मॉड्यूल आया। और मैक्सिमम रेंज पे आप देखेंगे जो आपका था तो उस पे कितना आया, 21 मॉड्यूल आया। फिर जब हमने इसको मल्टीप्लाई करके देखा इसके साथ स्ट्रिंग के साथ, तो ये 807 बियॉन्ड द रेंज जा रहा था। इसका मतलब एक मॉड्यूल हमने घटा दिया, ये 20 मॉड्यूल है। ठीक है, तो इसीलिए कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है कि सर कितना। तो सर लगाएंगे कितने, 20 या 12? ये लगेंगे आपको, आप 20, 12 और 20 के बीच में जो भी रेंज रखना चाहते हैं रख लीजिए। मिनिमम 12, मैक्सिमम 20। अच्छा, उसके बीच में कोई भी आप लगा सकते हैं। जो आपका इन्वर्टर है, जो इन्वर्टर का स्पेसिफिकेशन है, इन्वर्टर इसके बीच का कोई भी लोड ले लेगा। 20 से ना ज्यादा आप मॉड्यूल लगा सकते हैं, ना आप ये जो आपका 12 से कम मॉड्यूल लगा सकते हैं, एज पर द इन्वर्टर स्पेसिफिकेशन। ठीक क्लियर? है सर। अच्छा, इसके बीच में अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने देखना। रिक्वायरमेंट के अनुसार आप कुछ भी लगा सकते हैं, जो आपका इन्वर्टर है उसके अनुसार। आप 16 लगा लीजिए, 15 लगा लीजिए, तो वो सीरीज पैरेलल जो आपको कनेक्शन बनाना है उसके अनुसार से। ठीक है, लेकिन एवरेज करके निकाल लो सर। उस चीज की कैलकुलेशन वैसी करनी है जैसे ऑफ ग्रिड की करी थी हमने पहले। हाँ उसी तरह से ना, लोड के हिसाब से करेगा। ये तो आपको डीसी का ही तो इन्वर्टर के बारे में बता रहा है कि इन्वर्टर का क्या डिजाइन है, कैसे है, उसके बारे में ये बता रहा है। बाकी तो आपका जो पीबी और बैटरी का आपने पहले निकाल रखा है लोड के अनुसार। ठीक है, एवरेज भी कर सकते हैं ना सर, 20 + 12 = 2। अब जो करना है कर लो, इसके रेंज के बीच में होना चाहिए। ठीक है, जो दिमाग लगाना है, जैसे लगाना है लगा लो, इसके बीच होना चाहिए, इससे बियॉन्ड नहीं जाना चाहिए। एनी चूज एंड कॉन्फ़िगरेशन, देखो ये लिख रखा है, जो चीजें मैं तुम्हें अभी बता रहा था वो लिख रखा है। एनी चूज एंड कॉन्फ़िगरेशन बिटवीन 13 to 20 मॉड्यूल विल फिट, बट 20 वुड बी द मोस्ट डिजायरेबल चॉइस। क्या बोला कि 13 से 20 के बीच में कोई भी आप कॉन्फ़िगरेशन फिट कर सकते हैं, लेकिन 20 जो होगा वो डिजायरेबल होगा, सबसे अच्छा आपके लिए फिट होगा उसमें। क्लियर है? जो तुम्हारा क्वेश्चन था आंसर मिल गया ना? जी सर। चलो ये है, इसको थोड़ा सा, हाँ। अब इन्वर्टर मैक्सिमम इनपुट करंट, अब इसी का अभी तो हम लोगों ने वोल्टेज पे देखा, आप करंट को थोड़ा सा पोस्टमार्टम करते हैं। ये करंट क्या होगा, आपने सीरीज में तो निकाल लिया, पैरेलल में कितना पैनल होना चाहिए वो तो अभी नहीं निकाला है। ठीक है, तो उसके लिए अब ये चल रहा है कि भाई कितना होगा। तो एमपीपीटी अगर देखेंगे तो इन्वर्टर मैक्सिमम इनपुट करंट ये है, दे रखा है। लेट्स कंसीडर 3 स्ट्रिंग पर एमपीपीटी। एक एमपीपीटी में कितना है, 3 स्ट्रिंग, मतलब 3 पैनल सीरीज में लगे हुए हैं। ठीक है, सो द मैक्सिमम करंट वुड बी 8.3 into 3 दिस मच एम्पियर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ये बोलोगे 8.3 कहाँ से आया, तो आपके पैनल का जो स्पेसिफिकेशन दे रखा है उसमें ये 8.3 दिखा रखा है। देखो मैक्सिमम करंट 8.3 एम्पियर है, हाई एमपी है ना ये, तो इसी को ये यूज कर रहा है मैक्सिमम करंट। हाँ, तो ये निकाला 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अब मॉड्यूल जो है वाटेज तो ये, लेकिन शॉर्ट सर्किट करंट क्या होता है, पर डिग्री सेंटीग्रेड के साथ इतना परसेंट बढ़ रहा है। और ये क्या है, ये तो 25 डिग्री, जैसे हमने उसमें कैलकुलेशन किया था सिमिलरली इसमें कैलकुलेशन कर लिया। 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे दिस मच एम्पियर, क्योंकि टेम्परेचर के साथ करंट का मैग्नीट्यूड बढ़ता है, जबकि वोल्टेज क्या होता है, घटता है। ठीक है, तो ये 8.87 है, तो ये कितना आ गया, 9.13 आ गया। अब ये चीजें आप देख लीजिए, 70 पे निकाला तो फिर अब 10 पे भी निकालना पड़ेगा। ये क्या है, मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट, मिनिमम भी तो निकालेंगे ना। ठीक है, अब ये क्या है, इफ द पीबी मॉड्यूल रीच 70 डिग्री सेंटीग्रेड द इंक्रीज करंट वुड बी, 3 स्ट्रिंग लगा रखा है तो इससे मल्टीप्लाई करिए, कितना हो जाएगा 20। ये लेस देन 31 एम्पियर, मतलब ये वैलिड है, ये आप लगाएंगे काम करेगा, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। आपको पहले भी बता रखा है 31 एम्पियर है इन्वर्टर का, इससे ज्यादा नहीं हो, मतलब इससे लेस है, मतलब ये सेटिस्फाई है, ये सेटिस्फाई करेगा इसको। ठीक है, ये काम करेगा इजीली। सो द 3 स्ट्रिंग
पर MPPT एंड सिंग स्ट्रिंग पर इन्वर्टर कैन बी कनेक्ट। ठीक है, इस तरह से आप वो देख रहे हैं कि ये इसको फुलफिल कर रहा है, मतलब ये जस्टिफाई। अब आप आते हैं, ये हो गया आपका सिंपल डिजाइन। यही फिर वो कैलकुलेशन दे रखा है जो आपने देखा है, AC साइड रिक्वायरमेंट, DC साइजिंग, ये सब आपको वेरिएशन दिखा रखा है, ओवर साइजिंग का साइट मैक्सिमम आपने एक देख लिया, काफी है। अब ये देख रहा है फर्स्ट डिजाइन, सेकंड डिजाइन, थर्ड डिजाइन एज पर द लोड है। ये कनेक्ट 3 स्ट्रिंग इन MPPT 1 एंड 2 स्ट्रिंग इन MPPT 2 अनबैलेंस कंडीशन नॉट रिकमेंडेड। अनबैलेंस करने का मतलब कि जो किसी में ज़्यादा लगा दिया, किसी में कम लगा दिया, ऐसा नहीं, दोनों में सेम ही लगेंगे। MPPT 1 में जितने लगेंगे उतना ही इसमें लगेंगे। रिड्यूस नंबर्स ऑफ पैनल to 96 divided into 6 string of 16 modules. Connect 3 string to MPPT 1, 3 string MPPT 2, बैलेंस कर। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, आप बैलेंसिंग रखना है, क्योंकि हर चार्ज कंट्रोलर का क्या है, एक पर्टिकुलर कैपेसिटी है उसी, और ऐसा नहीं है कि डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रिंग में डिफरेंट डिफरेंट चार्ज कंट्रोलर आप लगाएंगे। जैसा चार्ज कंट्रोलर फर्स्ट स्ट्रिंग में लगेगा वही चार्ज कंट्रोलर सेकंड स्ट्रिंग में लगेगा, थर्ड स्ट्रिंग में लगेगा। ऐसा नहीं कि फर्स्ट में लगा दिया आप कुछ कैपेसिटी का, थर्ड में लगा दिया कुछ। ये फाइनली क्या है, अगर AC में आप कन्वर्ट करें तो वो सब कपल होगा, सब जुड़ेंगे तब जाके वो आउटपुट मिलेगा। तो ये चीजें आप ध्यान में रखिएगा। बाय द सेम कैपेसिटी का और सेम कंपनी मेड, डिफरेंट डिफरेंट कंपनी मेड नहीं यूज करते हैं, एक ही कंपनी का मेड होना चाहिए। ठीक है, जितने पैनल है उससे मल्टीप्लाई किया, ये इसी कैपेसिटी निकाल लिया, दिस मच किलोवाट। सिलेक्ट कैनेडियन सोलर, इतना पैनल्स। अगर आपने 315 का दो वेरिएशन दे रखा था, एक 300 वाट का था, दूसरा 315 का था, तो 315 का अगर आप यूज कर रहे हैं हम, तो पैनल रिक्वायर्स 30 किलोवाट के लिए दिस मच, ये 96। अगर 300 का यूज करें तो उसके लिए भी 96, ये इतना दिखा रहा था। ये कैलकुलेशन आपको इजीली समझ में आ जाएगा, आप करेंगे। तो सिलेक्ट इवन नंबर्स ऑफ मॉड्यूल इन ए स्ट्रिंग। इवन नंबर रखने से क्या होगा कि आपको सीरीज एंड पैरेलल करेक्शन करने में इजी होगा। सिलेक्ट इवन नंबर्स ऑफ ए स्ट्रिंग इन ए इन्वर्टर इफ पॉसिबल। ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है, ये पॉसिबिलिटी मतलब बोला है कि जो बेटर होगा, बेटर ऑप्शन ये दे रहा है। ट्राई टू मैक्सिमाइज मॉड्यूल पर स्ट्रिंग विद इन VOC एंड BMP लिमिट ऑफ इन्वर्टर। कनेक्ट shadow bid string to same MPPT and other two different MPPT to achieve maximum harvest, and do not combine separate rating of PV module in one string. Do not combine separate rating मतलब डिफरेंट डिफरेंट रेटिंग का नहीं होना चाहिए एक मॉड्यूल में। जैसे कि ये बोल रहा है सेपरेट रेटिंग ऑफ PV मॉड्यूल इन वन स्ट्रिंग, एक ही रेटिंग का मॉड्यूल होना चाहिए एक स्ट्रिंग में। आपने जैसे 300 वाट का लगाया है, XYZ कंपनी का है, उसकी BMP है, IMP है, ये है, तो उसी रेटिंग का एक स्ट्रिंग में लगाइए। ऐसा नहीं कि आपने उसका रेटिंग किसी का कुछ है, किसी का कुछ है, आपने कनेक्ट कर दिया तो फिर वो प्रॉब्लम होगी। तो इसीलिए ये किया जाता है कि एक ही कंपनी में जो सेम रेटिंग का हो। AC सिस्टम डिजाइन, कितना डिजाइन है यार। अच्छा, AC स्विच बॉक्स तो आपने देखा था, कंबाइंड बॉक्स, ACD कंबाइंड बॉक्स, AC केबल, ट्रांसफार्मर, सब AC का सिस्टम है, आपको पता है। ये दिखा रखा है यहाँ पे, इसको हटाने दो पहले। ये पैनल है आपका, ये आपका इन्वर्टर, 2 इन्वर्टर लगा हुआ है, ये आपका कंबाइंड बॉक्स है। ठीक है, ACD कंबाइंड बॉक्स, ये आपका रिकम्बाइंड बॉक्स है। एज पर द LV एरे केबल है। लोड कैम साइज का वेरिएशन आप दे सकते हैं, पॉइंट वगैरह जो है। ठीक है, ACD, ये MV LV ट्रांसफार्मर है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे MV ग्रिड है जो ग्रिड में सप्लाई जाएगा। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जहाँ पे होता है उसके लिए है। ये आपका काम सोलर फोटोवोल्टिक सिस्टम है, यहीं तक है। आपने ये लिया, इन्वर्टर लगाया, यहाँ से आउटपुट इसमें कंबाइंड बॉक्स में दिया, यहाँ से आपने कंबाइंड बॉक्स में लेके ये लोड आपको सब स्टेशन को देना है, वो अपना ये चीजें कंबाइंड करेगा। उसी के बारे में यहाँ पे लिख रखा है कि कौन सा कंपनी का यूज किया, कैसे कनेक्ट कीजिए, ये सारी चीजें आपको लिख रखा है। आप देखेंगे, पढ़ेंगे, इजिली समझ। DC केबल मॉड्यूल स्ट्रिंग टू इन्वर्टर 4 to 6 mm स्क्वायर सोलर PV ग्रेड। ये आपको वायर का दे रखा है कि इतना इसका एरिया होना चाहिए, 4 to 6 mm स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, अगर कब, जब 100 वोल्ट का। और क्या है, UV प्रोटेक्टेड, जो मैं बोल रहा था, UV प्रोटेक्टेड वायर होना चाहिए, अल्ट्रा वायलेट प्रोटेक्टेड वायर होना चाहिए। इन्वर्टर टू AC कंबाइंड, ये क्या आपका 4C 1.1 ग्रेड LC, ये सबका स्पेसिफिकेशन दे रखा है, जो आप वायर यूज करते हैं ना उसका दे रखा है।
AC केबल, AC कंबाइंड, 2D कंबाइंड, ये सब आप अगर मार्केट में जा रहे हैं परचेज करें तो ये सैंपल वगैरह जो स्पेसिफिकेशन है वो आपको बेनिफिशियल होगा यूज करने में। आप फ्यूचर में अगर कभी आप सोचते हैं तो इसको यूज कर सकते हैं। एंड EPC कॉन्ट्रैक्टर विद द एक्सपीरियंस टू परफॉर्म द इंजीनियर एंड डिजाइन ऑफ द AC साइट। ये जो आपने जैसे L&T वगैरह है, कॉन्ट्रैक्टर होता है ना जो कंस्ट्रक्शन का काम करता है, इरेक्शन एंड पावर कमीशनिंग का, ठीक है, उसके बारे में बोल रहा है। EPC का फॉर्म वही होता है, इरेक्शन एंड पावर कमीशनिंग, ठीक है। जैसे मैं भी रहा हूँ शुरू में पावर प्लांट उसका बॉयलर का इरेक्शन एंड कमीशनिंग में, तो वो EPC कहलाती है, इरेक्शन पावर कमीशनिंग कहलाती है। उसमें जो बॉयलर होंगे, जो टर्बाइन्स होंगे, ये सब जो करते हैं। तो आपको सोलर में तो टर्बाइन वर्बाइन लगाने नहीं है, तो जो स्ट्रक्चर वगैरह बनते हैं, जो डिजाइन विजाइन पैनल वैनल लगाते हैं, उसके बारे में बोल रहा है कि जो एक्सपीरियंस कॉन्ट्रैक्टर को आप हायर कीजिए, ठीक है। ये है और आज का लिए सेवा समान। एक चीज मैं दिखाना चाहता हूँ, अभी 5 मिनट बचा हुआ है आपका सेशन, इसमें 8-10 मिनट अभी लग रहा है, तो वो चीजें देख के थोड़ा सा आपको विजुलाइज होगा कि कैसे ये चीजें काम करती AC सिस्टम की, मैं वो दिखाना चाहता हूँ आप लोग को। सर सर आज तो पेपर भी स्टार्ट है सर, कैसे मतलब कैसे क्या होगा उसमें? बस अभी छोड़ रहा हूँ थोड़ा देर के लिए, अभी नहीं फॉर्मेट बता दिए ना सर, वो बता। उसमें RAC आज है क्या? नहीं आज तो MD है। RAC बनाए होंगे ना पेपर वैसे। हाँ, तो उसमें क्या है कि तुम्हें ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन है, ठीक है। चार ऑप्शन है, एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन है, और उसमें ज्यादातर जो मैंने जो डाला है ज्यादातर थ्योरेटिकल पार्ट डाला है, न्यूमेरिकल बहुत है। लेकिन डिजाइन का पेपर है तो डिजाइन में तो न्यूमेरिकल होगा ही, तो आप अपना कॉपी लेके रखना। न्यूमेरिकल भी वो नहीं कि डेटा उटा यूज करना है, सिंपल न्यूमेरिकल होगा कि जिससे कि आप फार्मूला बेस्ड लगा के तुरंत ऐसे कैलकुलेट कर लें, इस तरह का होगा। तो मैंने कल या परसों भी बताया ये चीजों को। हाँ, RAC में जो है सिंपल आपको जैसे डिफिनेशन बेस होता है उस तरह की चीजें मैंने डाले हैं, उसमें कुछ ज्यादा उस तरह के मैंने हार्ड कैलकुलेशन। हाँ, सेकेंड यूनिट और में थोड़ा बहुत होगा न्यूमेरिकल, क्योंकि सेकेंड यूनिट में आप देख रहे हैं जो वेपर कंप्रेशन सिस्टम उसमें न्यूमेरिकल नहीं जाता, तो न्यूमेरिकल भी वैसा नहीं है कि आप कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे, इजी कैलकुलेशन वाला न्यूमेरिकल है, ठीक है। अच्छा, ये इतना टन है, इतना कैपेसिटी है, तो COP क्या होगा, ऐसे क्या निकलेगा, तो इस तरह की चीजें हैं जो सिंपली आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इसीलिए ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है, सिंपली 1 घंटा के लिए बैठो, खटाखट मार के आ जाओ, ठीक है। 4 ऑप्शन है, उसमें से एक टिक करने हैं, जो कैलकुलेशन कर सकते हो हाँ, क्या बोला हेमंत? हाँ सर, क्या बोल रहे थे सर आंसर मल्टीपल का ही होगा या एक ही? नहीं, एक ही होगा उसमें, और जो ऑप्शन है एक ही आंसर है, मल्टीपल नहीं है, तो इसीलिए एक ही सही है। अब आंख बंद करके नहीं मारना, थोड़ा पढ़ लेना, समझ में आए तो कैलकुलेशन करके ये समझ के कर लेना, नहीं समझ में आए तो आंख बंद करके मार दो। ये तो हो क्यों रहा है सर पेपर ऐसा नहीं 3 दिन का पेपर ले चुके हैं। ये बोल रहे हैं कि कहीं हो सकता है यूनिवर्सिटी मल्टीपल चॉइस डाल दे, जबकि ऐसा नहीं होगा। यूनिवर्सिटी के पहले ही सर्कुलेशन आ चुका है, क्वेश्चन पेपर जैसे पुराना था वैसे ही रहेगा, सिर्फ आपको 2 घंटे का पेपर होगा, क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन जो अटेम्प्ट करने का था वो डिक्रीज हो जाएगा। जैसे बी पार्ट में आपको डिक्रीज नहीं हुआ है सर, वो बस बेवकूफ बनाया हुआ है। सेक्शन सी में बढ़ा दिए हैं और सेक्शन बी में घटा दिए, ऐसा ही कुछ हुआ है। नहीं, सेक्शन सी में जो 10 नंबर के क्वेश्चन थे ना, उसमें से क्वेश्चन तो सेम ही है, उसमें कितने 4 या 5 करने होते थे ना तुम लोगों को, 10-10 नंबर के। सेक्शन सी में 5 क्वेश्चन करने होते थे सर, और सेक्शन सी में 5 करने होते, और सेक्शन बी में 4 क्वेश्चन करने होते थे सर। 4 नहीं 3 क्वेश्चन। सुनो, सेक्शन ए में 5 होते थे ऑब्जेक्टिव टाइप के, सिंपली डिफिनेशन वाला, सिंपल डिफिनेशन। हाँ तो फर्स्ट 7 होता है सर। अरे 7 में से 5 तो करने होते थे ना। नहीं सर, 7 करने होते थे सर, 7 करने होते थे सर, 2 करने होते हैं सर, सेक्शन ए का पूरा करना होता है। 2-2 नंबर के जो होते हैं वो ना, वो नहीं सर। सेक्शन सी में सर 10 नंबर का थोड़ी होता है, 7 नंबर का होता है। 7 सेक्शन सी 35 नंबर का आता है, और 35 21 14। सेक्शन सी में जो तुम्हें 5 करने होते थे ना, वो 5 के जगह पे 3 करने होंगे। और सेक्शन बी में जो तुम्हें कितने 5 करने होते थे, वो उसमें भी 3 करने होंगे, घट जाएंगे क्वेश्चन। सेक्शन बी में 3 करने होते थे सर, तो 3 करने होंगे तो वो 2 हो जाएंगे, ऐसे घट जाएंगे, वो क्वेश्चन उतना ही रहेंगे। तुम्हारे पास मल्टीपल ऑप्शन हो जाएंगे, इसमें से चूज करके 3 कोई कर लो, इस तरह से होंगे।
पेपर जो यूनिवर्सिटी का सर्कुलर आया था। अब आगे देखते हैं कि होगा क्या। 2 घंटे का, क्योंकि वो आवर घटा रहा है ना, तो 1 आवर का तुम्हारा क्वेश्चन लोड जो है वो घट जाएगा। इस तरह से वो करा। टेस्ट हो रहा है। हेमंत बेटारा आवाज तुम्हारा नहीं आ रहा है, कट रहा है। अरे सर डेली टेस्ट हो रहा है। डेली टेस्ट हो रहा है, अब क्या करा जाए, पढ़ाई नहीं होगा तो टेस्ट ही होगा। नहीं होना। सर मिनिस्टर का भी सर्कुलेशन आया है कि 3rd ईयर वालों को 4th ईयर में कर दिया जाए बिना एग्जाम के। तो तुम्हारे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो जाएगा, तो बिना पढ़े हुए चले जाओगे 4th ईयर में। अच्छा, कितने लोग चाहते हैं कि बिना पढ़े हुए हम चले जाए, पेपर दिए हुए चले जाए 4th ईयर में? मैं चाहता हूँ सर, सब चाहता है सर, क्योंकि सर आप नहीं सर, मैं बताऊं सर, मतलब जैसे अच्छा, कि सबको एवरेज मार्क्स, इतना बार आरके सबको एवरेज मार्क्स दे दिया जाए तब क्या हो? कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं, सबको पास कर दिया जाए, सही है, कोई दिक्कत नहीं, भले मेरा चलो, 2-3% काट लो पिछले सेमेस्टर। इसको देख लेते हैं हम। 3 मिनट बचा है, ठीक है सेशन, तो इसको देख लेते हैं। ये हाइब्रिड सिस्टम का एनिमेटेड भी बनाया है, उसको दिखा रहे हैं कि इसमें जनरेटर भी लगा हुआ है, सोलर पैनल भी लगा हुआ है, ग्रिड से भी कनेक्टेड है, तीनों है। तो कैसे कैसे ये काम करता है उसको दिखाते हैं। अब यहाँ पे देखो, ये देखो अभी क्या हो रहा है। अभी तुम्हारा ग्रिड से पावर आ रहा है, ये आ रहा है तुम्हारा पैनल से आ रहा है, ठीक है। ये हाइब्रिड सोलर इन्वर्टर है। ये इसी समय क्या कर रहा है, बैटरी को चार्ज भी कर रहा है, बैटरी चार्ज हो रहा है, और इसी समय में तुम्हारा लोड भी चल रहा है ये, और ग्रिड से ये पावर है। अब ये ग्रिड से कब आएगा, जब पैनल तुम्हारा रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर रहा है, ठीक है। ये अगर पैनल फुलफिल नहीं कर रहा है तो ग्रिड से जितना कम ये पैनल देगा उतना ही क्या करेगा, ये ग्रिड फुलफिल करेगा, लोड को मिलेगा, यहाँ पे आएगा और ये बैटरी चार्जिंग होगा। अब दूसरा केस क्या कर रहा है, देखो जरा। अब ये क्या हो गया, फिर तो वही आ गया। हाँ, ये होता, ये है तीसरा कंडीशन। तीसरा कंडीशन में आप क्या देख रहे हैं, ये देखिए आपका सेमी कंडीशन है। ये तो कुछ चेंज हुआ क्या, नहीं हुआ क्या चेंज? नहीं सर, वही है। ये सेशन ही समाप्त हो गया। अरे रुक जा। आइए आइए, ये पहला कंडीशन है, ये अभी भी वही कंडीशन चल रहा है। ग्रिड से आ रहा है पावर, बैटरी चार्ज हो रहा है, फोटोवोल्टिक से आ रहा है, ठीक है। उसके बाद आप, अरे यार, हाँ ये देखो अब क्या कर रहा है तुम्हारा, जैसे क्लाउडी हो गया, ठीक है। अब तुम्हारा सोलर फोटोवोल्टिक सिस्टम काम नहीं कर रहा, ओनली ग्रिड से पावर आ रहा है ना, तुम्हारा लोड का रिक्वायरमेंट है सारा फुलफिल हो रहा है। उसके बाद ये बैटरी भी चार्ज हो रहा है, ओनली ग्रिड काम कर रहा है, ये काम नहीं कर रहा है। थर्ड में आप देखो ये क्या है, ये आप देखिए अभी क्या है ना, ग्रिड काम कर रहा है ना, रात का समय है ना, ग्रिड से भी लाइट गया हुआ है, फोटोवोल्टिक। अब क्या कर रहा है, बैटरी जो चार्ज हुआ था वो लोड को पावर सप्लाई कर रहा है, इसी लोड को, इसको आपने डिस्कनेक्ट कर रखा है, ठीक है। इधर वाला लोड डिस्कनेक्ट कर रहा है। अब देखिए ये क्या है, ये जो है अब आपका जनरेटर काम कर रहा है, ठीक है। जब जनरेटर चला तो अब ये क्या किया, ये लोड भी काम कर रहा है, ये लोड भी काम कर रहा है, और बैटरी भी चार्ज कर रहा है एट द सेम टाइम पे, ठीक है। अब तीसरा कंडीशन अब ये समाप्त हो गया। नहीं यार, होगा अभी और, अच्छा हाँ हो गया, खत्म हो गया। तो इस तरह से हाइब्रिड सिस्टम काम करता है। हाइब्रिड सिस्टम काम करने का मतलब है कि एक ही समय में आपका ये ग्रिड एंड फोटोवोल्टिक सिस्टम काम करेगा। कब, जब आपका फोटोवोल्टिक सिस्टम रिक्वायरमेंट को, लोड की रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं करेगा, ठीक है। अगर ये फुलफिल करेगा तो टोटल सिस्टम जो होगा, लोड जो होगा फोटोवोल्टिक सिस्टम पे ही काम करेगा, और करंट जो है ये यहाँ पे ग्रिड में जाएगा, ठीक है। अगर ये फोटोवोल्टिक सिस्टम कम दे रहा है पावर तो उतना ग्रिड से आएगा, ठीक है। अगर आपका ग्रिड डेड है तब ये जनरेटर ऑटोमेटिकली ऑन होगा, जनरेटर पावर सप्लाई करेगा जितना ये कम होगा। उसी चीज को इसमें दिखाया। चलिए आज के लिए 1 मिनट बचा है। हाँ अब बताओ क्या बोल रहे थे, जो तुम्हें पूछना है। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, चुपचाप जाके बैठो, टिक टिक मार के आ जाओ, कुछ नहीं है उसमें। क्वेश्चन सब इजी क्वेश्चन है। तुम्हें जो लग रहा है ये टेस्ट वो टेस्ट, समझना कि टाइम पास के लिए बैठे हैं, ठीक है। अपना खटाखट उतना माथा दर्द ले, हाँ सर वही टाइम पास ही हो जाता है। हाँ टाइम पास करो, जाओ बैठो अपना ठीक मारो। ऐसे भी तो कंपटीशन वगैरह की तैयारी कर ही रहे हो तुम, आगे देना ही है, तो इससे अच्छा है कि चलो भाई बैठ गए, देख लिए क्या है लेवल क्वेश्चन।